वेलकम बैक स्टूडेंट। देखो अपने चल रहा था कि जीएसटी के अंदर सप्लाई को किस तरह से कंसीडर किया जाएगा। तो मैंने कहा सप्लाई के बारे में काफ़ी अच्छा इसमें स्ट्रेटजी अपडेट आया है। तो मैंने कहा कि सप्लाई के अंदर यदि अपन बात करते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट के थ्रू एग्रीमेंट हो रहा है और उससे वो आपके क्या कर रहा है, रिफ्रेमिंग कर रहा है, टॉलरेट हो रहा है, डू एन एक्ट हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर वो अपन सप्लाई मान लेंगे यदि उसके साथ कंसिडरेशन है और ये एग्रीमेंट पहले से डिसाइड हो रहा है। तो ऐसे केस के अंदर मैंने कहा वो अपने आप अपनी एक्टिविटी को रिफ्रेम कर रहा है, अपने आप को टॉलरेट कर रहा है या डू एन एक्ट कर रहा है, तो मैंने कहा वो जीएसटी के लिए लायबल है। लेकिन मैंने कहा कि कोई लिक्विडेट डैमेज की बात हो रही है जिसके अंदर पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं था लेकिन ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से उसको कंपनसेशन देना पड़ रहा है, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो जीएसटी के लिए लायबल नहीं होगा, वो जीएसटी के लिए लायबल नहीं होगा। फिर मैंने कहा कुछ ऐसे पार्ट है जिसके अंदर आप कोई कैंसिलेशन वगैरह करवा रहे हो तो ये आपके यहाँ पर आपके टैक्सेबिलिटी के लिए कहता है कि यदि प्रिंसिपल सप्लाई यदि टैक्सेबल है तो वो भी टैक्सेबल है और प्रिंसिपल सप्लाई एग्जम्प्ट है तो ये भी आपके कुछ ट्रांजेक्शन एग्जम्प्ट होने के लिए बताता है। यहां तक मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब इससे आगे आता है चेक डिसऑनर चार्जेस। बैंक आपसे चेक डिसऑनर चार्ज लेता है कि आपका चेक डिसऑनर होगा और सामने वाली पार्टी यहां पर देखती है कि चेक उसका डिसऑनर हो गया तो उसको नुकसान हो गया, अब उसको यहां पर वो आपसे माना नहीं का दावा करके पैसा ले रही है। बैंक में उसके खाते में पैसा नहीं था, बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया, बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया, सामने वाली अपने यहाँ के गुडविल खराब हो रही है उसके लिए आपसे पैसा चार्ज करिए तो ये पैसा भी जीएसटी के लिए लायबल करेगा, तो ये या नहीं करेगा, ये हमारी बात करता है। तो ये भी आपके, मैंने कहा क्या यहां पर पहले से कोई एग्रीमेंट था कि चेक डिसऑनर होगा ही होगा, नहीं था, तो ये सप्लाई नहीं है और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। चेक डिसऑनर एंड फाइन एंड पेनल्टी, चेक डिसऑनर पे अपन फाइन और पेनल्टी की बात करें तो नॉट ए सप्लाई, नॉट ए सप्लाई और नॉट लायबल टू पे। आप तो इतना लिख लेना जीएसटी, क्योंकि पहले से कोई एग्रीमेंट था कि चेक डिसऑनर होगा, नहीं है भैया, पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं था, चेक नहीं तो लेगा ही क्यों, कि चेक डिसऑनर होगा तो लेगा ही क्यों, तो कोई पहले से एग्रीमेंट नहीं था। तो ऐसे केस के अंदर ये कोई सप्लाई कंसीडर नहीं की जाएगी। तो सप्लायर वांट टू पेमेंट रिसीव्ड to be received on the time and does not want check to dishonor, और वो नहीं चाहता कि चेक डिसऑनर हो। There is never an implied or express offer willing on part of the supplier that he would tolerate deposit an individual fake instrument of the payment against the consideration in the form of the check dishonor and fine and penalty। तो कोई पहले से एग्रीमेंट था कि चेक डिसऑनर का तो वो लेगा ही क्यों, तो ऐसे केस में चेक डिसऑनर चार्ज पे जीएसटी की लायबिलिटी आपके नहीं आएगी। चेक डिसऑनर वगैरह हो रहा है तो उसके ऊपर आपकी चेक डिसऑनर पे कोई भी आपकी सप्लाई नहीं है और कोई जीएसटी की लायबिलिटी इस पे नहीं आएगी। फाइन एंड पेनल्टी दैट द सप्लायर और ए बैंकर इम्पोज फॉर डिसऑनर ऑफ ए चेक इज ए पेनल्टी इम्पोज नॉट फॉर टॉलरेटिंग द एक्ट, कोई टॉलरेट नहीं हो रहा, or situation but a fine or penalty imposed for non-tolerating, penalizing and thereby deterring and discourage such an act situation. Therefore the check dishonor and fine penalty not a consideration for the service and not taxable or not taxable। तो आपको सीधा सिंपल मैंने कहा नॉट ए सप्लाई और जीएसटी उस पर चार्ज नहीं होगा, तो आपकी क्रक्स यही है, नॉट ए सप्लाई और नॉट लायबल टू पे जीएसटी, तो जीएसटी के लिए लायबल नहीं होगा, तो जीएसटी के लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोई भी पेनल्टी इंपोज फॉर वॉयलेशन ऑफ द लॉ। तो लॉ को वॉयलेशन करने के लिए पेनल्टी लगती है, जैसे आपको फाइन वगैरह लगता है तो क्या उस पर जीएसटी लगता है, कभी नहीं लगेगा, उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि कोई पहले से सोच के थोड़ी कर रहा है कि आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल टूट गया, चालान कटा, आपका फाइन लगा, पेनल्टी लगा, तो उसके जीएसटी भी लेगा क्या, नहीं लेगा। किस सुसाइड कराओगे क्या उससे बेचारे से कि पहले के तो चालान भरो और चालान भरने के बाद वो कह कि ये दे, पॉसिबल नहीं। तो ऐसे कहे पेनल्टी इंपोज वॉयलेशन ऑफ अ लॉ सच एज ए ट्रैफिक वॉयलेशन फॉर द वॉयलेशन ऑफ पॉल्यूशन norms and other law are also not consideration for any supply received and not taxable or not taxable. In short, fine and penalty charged by government, local authority
imposed for violation of the status by law. Rule for regulation not liable to tax, not liable to tax. तो वो टैक्स के लिए लेबल नहीं होगा, टैक्स के लिए लाइबल नहीं होगा, नॉट लाइबल टू टैक्स, तो जीएसटी के लिए लाइबल नहीं होगा। कोई फाइन और पेनल्टी इस तरह से है कि जो स्टेटेड लॉ को या लॉ को तोड़ने की वजह से चार्ज हो रही है तो उस पर आपकी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो वो फाइन और पेनल्टी आपके जीएसटी के लिए नहीं लाइबल नहीं होगी। तो नॉट लाइबल टू पे जीएसटी, नॉट सप्लाई, नॉट लाइबल टू जीएसटी, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, आपकी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये चीज आपके इसमें बताता है। आगे लेते हैं स्टूडेंट। फॉरफीचर ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन द इवेंट ऑफ द एम्प्लॉय लिविंग द एम्प्लॉयमेंट बिफोर मिनिमम एग्रीड पीरियड। मिनिमम एग्रीड पीरियड, जैसे आप सीए बनोगे, सीए बनने के बाद किसी कंपनी को आप ज्वाइन करोगे तो कंपनी आपको कहती है कि भाई आपको 10 साल तक, 5 साल तक हमारे यहाँ जॉब करनी है। उससे पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते। आप जॉब छोड़ोगे तो आपको 10 लाख रुपए का फाइन पे करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरवा लेते हैं आपसे, बॉन्ड। जिससे कि वो क्या है कि जो सीरियस एम्प्लॉय नहीं है, ऐसे उचंती एम्प्लॉय हैं, उनको रोकने के लिए कंपनी ये काम करती है, जिससे कि वो डर से काम करें, प्रॉपर काम करें। तो ऐसे सीरियस एम्प्लॉय को यहां पर ये कहता है कि यदि आपने पहले जॉब छोड़ी तो हम आपके ऊपर इतने रुपए का फाइन चार्ज कर देंगे। या तो ये ऐसे केस के अंदर बॉन्ड वगैरह आपके इस केस में चार्ज करने के लिए बता रहा है। तो ये भी आपके जीएसटी के लिए लायबल होगा का बिल्कुल नहीं होगा। नॉट ए सप्लाई, तो सीधी सी बात है, नॉट ए सप्लाई। तो ये क्या होगा, नॉट ए सप्लाई, और जीएसटी के लिए लायबल नहीं होगा। तो अपन ये चीज इसमें बता रहा है, अपन बात कर रहे हैं द प्रोविजन फॉर फॉरफीचर ऑफ सैलरी एंड रिकवरी ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन इवेंट of the employee leaving the employment before the minimum agreed period are incorporated in the employment contract। तो ये आपके किसके लिए कहा जाए, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है, नॉन सीरियस कैंडिडेट है, वो इधर से इधर जंप करते रहते हैं फ्रॉम द टेकिंग अप द एम्प्लॉयमेंट, तो उनके लिए प्रोविजन लाया गया द एम्प्लॉय डज नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द एम्प्लॉयर अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ सच अमाउंट। Therefore, such amount received by the employer not taxable as a consideration for the service of agreeing to tolerate an act or a situation। तो ये जीएसटी के लिए लायबल नहीं होगा। तो ये भी आपके जीएसटी के लिए लायबल नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आगे अपन देखते हैं अभी। तो ये स्टूडेंट अपन बात कर रहे हैं कि इस तरह से कोई भी एम्प्लॉयर नॉन सीरियस एम्प्लॉय से यदि वो जॉब पहले छोड़ता है और उसके लिए अमाउंट चार्ज कर रहा है तो वो जीएसटी के लिए लायबल नहीं होगा। उस पे इस तरह से जीएसटी के लिए एप्लीकेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो पहले से एग्रीड नहीं था, एग्रीमेंट थोड़ी था इससे कि वो जॉब छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो ऐसे केस में अपन ये मान के चल रहे हैं कि प्रॉपर वर्किंग में जो काम करेगा और उसके लिए यहाँ पर जीएसटी की लायबिलिटी प्रॉपर आपके बताता है। अब आगे लेते हैं अपन लेट पेमेंट, सरचार्ज और फीस। देखो लेट पेमेंट मैंने 15(2)D के अंदर आपको कराया है। 15(2)D के अंदर अपन बात करते हैं कि वहां पर उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर मैंने आपको कंसीडर कराया था। जब वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर कराया था ना आपके, वैल्यू ऑफ सप्लाई AV = TV, तो वहां 15(2) के अंदर जो ऐड होने वाले आइटम है उनकी मैं बात करता। तो जो भी अमाउंट आपके ऐड हो रहा है उसकी बात करें तो लेट पेमेंट या सरचार्ज की मैं बात कर रहा हूं। और फी, फैसिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग लेट पेमेंट within interest or late payment fee, fine, penalty is facility to grant to supplier naturally bound bundle with the main supply, natural bundle। तो जो मेन सप्लाई है उसके साथ ही साथ आपके टैक्सेबल हो जाएगी और उस केस में वो आपके यहाँ पर जीएसटी के लिए लायबल भी हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेट आपके लेट पेमेंट वगैरह, फाइन वगैरह आप चार्ज कर रहे हो तो वो आपके 15(2)D के अंदर कवर करते हुए उसे सप्लाई कंसिडर करने की बात बताता है। तो वो आपके जीएसटी के लिए लायबल होने की बात बताता है। लेकिन चेक डिसऑनर के ऊपर अपन ले रहे थे, यहां ध्यान रखना। हाउएवर द सेम कैन नॉट बी सेड चेक डिसऑनर।
और फाइन एंड पेनल्टी एज डिस्कस अर्लियर, तो वो टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन आपके यदि कोई फाइन और पेनल्टी के रूप में कोई अमाउंट लिया जा रहा है तो वो 15(2)(d) के अंदर कवर होगा, और जैसे मेन सप्लाई आपके टैक्सेबल हो रही है, प्रिंसिपल सप्लाई है, वैसे ही उसकी टैक्सेबिलिटी आ जाती है। तो accepting late payment with late fine and penalty, even this service are described as a service intolerant and act. Late payment is the ancillary supply of natural bundle and supply in the conjunction with the principal supply and therefore should be assessed as a principal supply. ये हमारे इस केस में आता है। तो जैसे प्रिंसिपल सप्लाई में जैसे टैक्सेबिलिटी आ रही है, वैसे की वैसे इसको टैक्सेबिलिटी की बात बताएगा। फिक्स चार्ज, जैसे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, कुछ आपके फिक्स चार्ज आपके लिए जाते हैं, तो क्या वो जीएसटी के लिए लायबल होंगे क्या? तो अपन बात करते हैं द प्राइस चार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी बाय ए पावर जनरेटिंग कंपनी, पावर जनरेटिंग कंपनीज फ्रॉम द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड SEB, डिस्कॉम, by SEB or DISCOM from individual customer has two components, namely a minimum fixed charge, ये तो कैसे ले रहे हैं, मिनिमम फिक्स चार्ज, कैपेसिटी चार्ज एंड वेरिएबल पर यूनिट चार्ज। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी मैंने फुल्ली एग्जाम्प्ट बताई थी, तो ये उसी का पार्ट है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्प्ट है तो ये उसी के साथ चार्ज हो रहा है, तो ये भी करेंगे फुल्ली एग्जाम्प्ट होने की बात करते हैं। तो मिनिमम फिक्स चार्ज रिमेनिंग द सेम वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड और नॉट, जैसे कंज्यूम हो रही है उसके तरह से ही आपके चार्ज हो रहे हैं। तो मिनिमम फिक्स चार्ज रिमेन द सेम वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड और नॉट, it is scheduled consumed below the contract or available capacity, or minimum threshold does not mean the minimum fixed charge or part of its a charge for tolerating the act not scheduling or consuming the minimum the contract। तो ये सीधी सी बात है, जैसे जीएसटी के ऊपर आपके जितनी है जीएसटी एग्जाम्प्ट है तो ये भी उसी के पार्ट है। तो ये कहता है इलेक्ट्रिसिटी एंड are thus not taxable as electricity is exempt from GST। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपके exempt है GST से, तो ये भी उसी का पार्ट माना जाएगा। तो मिनिमम फिक्स चार्ज, कैपेसिटी चार्ज एंड द वेरिएबल एनर्जी चार्जेज आर चार्ज फॉर सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नॉट टैक्सेबल एज ए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी exempt है, वैसे भी ये आपके टैक्सेबल नहीं होने की बात बताता है, तो ये भी आपके टैक्सेबल नहीं होने की बात बताता है। कैंसिलेशन चार्जेस, जैसे आप कोई फ्लाइट वगैरह बुक कराते हो, आप उसको कैंसिल कराते हो, तो वो कैंसिलेशन पे आपको कुछ पैसा काट के डिडक्ट करके फिर आपको पेमेंट देते हैं, तो वो कैंसिलेशन चार्ज पे क्या जीएसटी लगेगा क्या? तो कहता है कि यदि आपके, जैसे मैं कहता हूं कि यदि वो टैक्सेबल सप्लाई थी, तो यदि आपने कैंसिलेशन चार्जेस लिए तो वो भी जीएसटी के लिए लायबल है, और यदि वो एग्जाम्प्ट सप्लाई के रिगार्डिंग था तो कैंसिलेशन पे रिटर्न करे अमाउंट तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सीधी सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा फर्स्ट रेलवे के अंदर फर्स्ट क्लास और एसी कोच पे जीएसटी लगता है, लेकिन जो स्लीपर का क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जाम्प्ट होती है। तो यदि हम उसका रिजर्वेशन कैंसिल करा रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, तो आपके यहाँ पर कैंसिलेशन पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन फर्स्ट क्लास और एसी क्लास में जीएसटी लगता है तो उस पर भी आपको जीएसटी चार्ज होने की बात बता देगा, तो उस पर भी आपको जीएसटी चार्ज करने के लिए बता देगा। तो अपन बात करते हैं कैंसिलेशन चार्जेज की। It is common business practice for the supplier of service such as a hotel है, accommodation है, tour है, travel है, transportation है, etc. to provide the facility of cancellation of the intent of supply within a certain time period on a payment of cancellation fees। कि एक certain timing में आपके बताएगा। तो कैंसिलेशन कैन बी कंसिडर एज ए चार्ज फॉर द कॉस्ट ऑफ इन्वॉल्व इन मेकिंग द अरेंजमेंट फॉर द इंटेंट ऑफ सप्लाई एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई। जैसे अपन कहते हैं कि 50,000 का टूर पैकेज है, कैंसिल कराओगे तो 20,000 रुपए देने काटने के बाद 30,000 वो रिफंड कर देगा। दिस द कैंसिलेशन फीस, दिस द कैंसिलेशन फीस। तो ये कैंसिलेशन फीस पे आपके जैसे जीएसटी चार्ज होगा या नहीं होगा, ये हमारे इस केस में बताता है। सच एज कैंसिलेशन ऑफ
रिजर्व टिकट बाय ए इंडियन रेलवे। अब वैसे कहा कि इंडियन रेलवे में दो तरह के हो गए टिकट, एक तो टैक्सेबल होते हैं और एग्जम्प्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास और एसी कोच टैक्सेबल है, और जो स्लीपर क्लास है, सेकंड क्लास है, वो एग्जम्प्ट है। तो इस केस में कहता है since such transportation travel to constitute a bundle of service, the transportation service, for instance, start with booking of the ticket for travel and last it list till exit of the passenger from the डेस्टिनेशन टर्मिनल। तो जहां तक वो एग्जिट करेगा, जब तक कि वो पूरी उसमें आपके बताता है, तो उसके साथ उसको वर्किंग करने के लिए बता रहा है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं किस तरह से उसको कंसीडर करेंगे। द फैसिलिटी सर्विस ऑफ अलाउिंग द कैंसिलेशन अगेंस्ट द पेमेंट, यानी पेमेंट लेके कैंसिल करने की बात कर रहा है। कैंसिलेशन चार्ज इज ऑल्सो नेचुरल पार्ट ऑफ बंडल। नेचुरल पार्ट ऑफ बंडल, अगेन नेचुरल पार्ट ऑफ बंडल कर दिया। यदि वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए है तो वो भी टैक्सेबल है, और यदि वो एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए है तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। इन all supply of the passenger transportation service are naturally bundled and in conjunction with the principal supply, किसके साथ होगी, प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, द फैसिलिटी सप्लाई ऑफ अलाउिंग द कैंसिलेशन of an intent supply against the payment of cancellation fee, retention or forfeiture a part or whole of the consideration or security deposit. In such case should be assessed as a principal supply। और वो उसको किस तरह से असेस कर दिया गया, प्रिंसिपल सप्लाई के बिहाफ पर आपको बताता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि अपन बात करते हैं, यदि प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल है तो ये आपके सप्लाई टैक्सेबल होगी। प्रिंसिपल सप्लाई एग्जम्प्ट है, कैंसिलेशन ये भी क्या होगी, सप्लाई एग्जम्प्ट। कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं। टैक्सेबल थे रेलवे फर्स्ट क्लास और एसी, ये सेकंड क्लास की बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास आपकी होती है, उन पे जीएसटी होता ही नहीं है, तो फिर वो भी एग्जाम्प्ट होगा। तो प्रिंसिपल सप्लाई के बिहाफ पर असेस करने की बात कहता है। तो कैंसिलेशन चार्ज यदि आपके दिया जा रहा है तो ये दिस आर आल्सो पार्ट ऑफ द बंडल, और उन्होंने कहा कि यदि वो आपके कैंसिलेशन किए जा रहा है तो यदि फर्स्ट क्लास और एसी क्लास पे है तो टैक्स लगेगा, तो उस कैंसिलेशन पे भी टैक्स लगेगा। और यदि आपको कहता है कि यदि वहां वो एग्जाम्प्ट सप्लाई के रिगार्डिंग है तो वो भी आपके एग्जाम्प्ट सप्लाई में एग्जाम्प्ट रहेगा। दिस द प्रिंसिपल सप्लाई बेस आपके इसको बताया गया। तो किस तरह से आपके हो रहा है, प्रिंसिपल सप्लाई के बिहाफ पर इसकी क्राइटेरिया बताया गया। तो अपन बात करते हैं, देखो यहां पर आगे एग्जाम्पल, कैंसिलेशन चार्ज ऑफ रेलवे टिकट। For a class would attract GST at the same rate as applicable to the class of travel, जैसे 5% on first class और एयर कंडीशनर कोच टिकट, नील आपके चार्ज होगा। फॉर अदर क्लास पे नील रेट है। सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास, सेम इज केस फॉर एयर ट्रेवल, और इस तरह से एयर ट्रेवल पे आपके बता रहा है। अकॉर्डिंग द अमाउंट फॉरफिटेड इन द केस ऑफ द नॉन रिफंडेबल ticket for air travel, security deposit, earnest money forfeited in case the customer falling to the available travel, tour operator or a hotel accommodation services,
Such other intent supply should be assessed at the same rate. जो सेम रेट है उसी से टैक्सेबल होगा एज एप्लीकेबल सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से एयर ट्रांसपोर्ट और टूर ऑपरेटर सर्विस अदर सच सर्विस, जैसे अपन बात करते हैं सी बंडल सर्विस के और सेम रेट से टैक्सेबल होगा, सेम रेट से टैक्सेबल होने के लिए बताता है। क्लियर है स्टूडेंट? इसके अलावा अपन बात करते हैं, देखो हाउएवर एज डिस्कस अर्लियर फॉरफिटेड ऑफ ऑनेस्ट मनी by a seller in case breach of agreement to sells an immovable property, जैसे अपन लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड या बिल्डिंग अपन खरीदने गए, बायर एंड सच फॉरफिटेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन इवेंट ऑफ सक्सेसफुल बिडर फॉलिंग टू एक्ट after winning the bid for allotment on natural resources is a mere flow of money. As the buyer or the successful bidder does not get anything returned for such forfeiture, अब बायर को कुछ नहीं मिल रहा, वो अमाउंट जो उसने जमा कराया था वो गवर्नमेंट ने फॉरफिटेड कर लिया। जैसे कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए बिडर गया और वहां बिड लगाई और उसने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जमा नहीं करा पाया है, तो गवर्नमेंट ने वो अमाउंट क्या कर लिया, उसका फॉरफिटेड कर लिया, अर्नेस्ट मनी को फॉरफिट कर लिया। तो फॉरफिचर ऑफ अगेंस्ट मनी इज स्टिपुलेटेड इन द सच केस नॉट ए कंसिडरेशन फॉर टॉलरेटिंग द ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट एज ए compensate for the losses suffering and a penalty for disgrace the non-serious bidder, such payment being merely flow of the money and not considered for supply and are not taxable। सीधी सी बात है, सप्लाई नहीं बन जाएगी। रीजन है कि पहले से क्या कॉन्ट्रैक्ट था, क्या पहले से इसका इंटेंशन था कि भाई वो आगे पेमेंट नहीं दे पाएगा, अब आगे का पेमेंट नहीं दे पाएगा, तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उसका, तो ऐसे केस में वो सप्लाई कंसीडर नहीं होगी। जैसे मैंने कहा, मैं फ्लैट लेने के, मैं गवर्नमेंट के यहाँ पर बिड के अंदर कोई प्लॉट लेने के लिए बात हो रही है, प्लॉट था 1 करोड़ का, वहां बिड में मैंने 1 लाख रुपए जमा करा दिया, 1 लाख रुपए जमा करा दिए, तो उसके बाद मैं देखता हूं कि बाकी का अमाउंट 99 लाख में विद इन द 1 मंथ पेमेंट कर दूंगा, लेकिन बाकी का 90 लाख का पेमेंट मैं नहीं कर पाया, मैं बाकी का 99 लाख का पेमेंट नहीं कर पाया, तो गवर्नमेंट ने मेरा वो 1 लाख का अमाउंट फॉरफिट कर लिया, क्योंकि ये सीरियस आदमी नहीं है साला, हमको पागल बना रहा है। तो नॉन सीरियस बायर को यहां पर समझाने के लिए उन्होंने वो 1 लाख रुपए मेरा फॉरफिटेड कर लिया, गवर्नमेंट ने मेरा पैसा फॉरफिटेड कर लिया, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? क्या नहीं लगेगा, क्योंकि वो सप्लाई नहीं है, कोई ऐसा पहले एग्रीमेंट नहीं था, ऐसा कोई पहले एग्रीमेंट नहीं था, तो वो आपके जीएसटी के लिए लायबल नहीं है, नॉट लायबल। तो जीएसटी के लिए लायबल नहीं है, तो भैया जीएसटी के लिए लायबल आपके नहीं दिखाई देगा, तो ये हमारे इस केस में कंसीडर होने के लिए बताता है, तो वो जीएसटी के लिए लायबल आपके नहीं माना जाएगा, ये हमारे इस केस में बताता है। तो आई थिंक ये आपके चैप्टर नंबर 2 में जो स्टैट्यूटरी अपडेट आए थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिए, समझा दिए हैं, तो सारे के सारे अपने एक तरह से कवर्ड हो गए हैं। तो जीएसटी के अंदर जितने भी आपके स्टैट्यूटरी अपडेट थे वो मैंने आपके साथ कर लिए चैप्टर नंबर 2 के, जो चैप्टर नंबर 2 में सप्लाई के जो थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब अपन आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी। तो ये चार्ज ऑफ जीएसटी को मैंने पहले भी बता रखा है कि कुछ चीजों के लिए आपके इन्होंने कहा कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, तो ये आपको कहता है कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया आइसक्रीम है, अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोक, पान मसाला, ऑल गुड्स टबैको एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड टबैको सब्स्टिट्यूट, एक्रेटेड वाटर, इनके ऊपर आपको मैंने कहा कि ना तो हायर थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख की नहीं मिलती, या तो 20 या 10 लाख की मिलता है, हायर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलती, और ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। इसी के साथ साथ मैंने कहा कि ये कुछ नए प्रोडक्ट और ऐड किए गए, इनको यहां पर कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, इनको यहां पर कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। जैसे मैंने कहा फ्लाइंग आस्क, ब्रिक्स, फ्लाइंग आस्क एग्रीगेट विथ 90% और मोर फ्लाई आस्क कंटेंट, फ्लाई आस्क ब्लॉक, फ्लाई आस्क ब्लॉक्स,
bricks of fossil mill, similar solid earth, building bricks, earthen and roofing tile, earthen जो जमीन पे लगने वाली टाइल है और roofing टाइल्स है। तो ये आपके यहाँ पर इनके मैन्युफैक्चर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं लिखते तो मैन्युफैक्चर ऑफ above mentioned goods have been ineligible to opt the composition levy, तो उनको कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको डियर ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं, पहले भी आपको क्लास में बताया रखा है। तो ये इस केस में आपके बताता है, तो अपन यहां डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं इसके अलावा कुछ और पार्ट्स पे जो कि रिवर्स चार्ज से रिलेटेड आपके दिखाई दे रहे हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, रिवर्स चार्ज से। अमेंडमेंट इन लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सर्विस टैक्स ऑन विच पेबल अंडर द आरसीएम, रिवर्स चार्ज में आपको दिखाई दे रहा है, रिवर्स चार्ज बाय द रिसिपिएंट। तो इसमें कह रहा है नथिंग स्पेसिफाइड कैटेगरी of supply of service wherein whole of the tax shall be paid or reverse charge based by recipient of the service effective from the आप कहें तो said list of service tax on which is payable under the reverse charge has been amended as follow, और इसको amended कर दिया गया। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं रिवर्स चार्ज के अंदर जीटीए की सर्विस, ये जीटीए की सर्विस है, जीटीए की सर्विस पे अपन बात करते हैं। जीटीए की सर्विस पे मैंने कहा कि रिवर्स चार्ज लगता है और रिवर्स चार्ज के अंदर आपको टैक्स क्या पे करना होता है 5%, और फॉरवर्ड चार्ज में रेट होती थी 12%, यानी 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, तो वो आपके इसमें बताता है। अभी गवर्नमेंट ने एक चेंजेस इसमें कहा गया कि जब फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आप लेके जाते हो तो फॉरवर्ड चार्ज भी इस पे कंसीडर कर सकते हो, आप अपने इनवॉइस में लिख के दोगे, और फॉरवर्ड चार्ज में भी आप 12% और 5% के रेट लगा सकते हो। 12% में आपको आईटीसी मिल जाता था और 5% में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो जो आपके फॉरवर्ड चार्ज में जाता था पहले 12% की रेट थी, अब उन्होंने कहा कि ये 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी था, वो अब आपके चाहो तो आप बिल के अंदर 5% लगा के दे सकते हैं, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी आप दे सकते हो, लेकिन बिल के अंदर इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा। ये इन्होंने स्टैट्यूटरी अपडेट दिया कि आपके सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ए जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर द गवर्न बाय द फैक्ट्री एक्ट 1948 सोसाइटी है। तो मैंने कहा कि आप किसको दे रहे हैं, फैक्ट्री को दे रहे हो, सोसाइटी को दे रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहे हो। रिसिपेंट कौन हो गया, सप्लायर ऑफ सर्विस, तो ये 6% की बात हो रही थी, तो इसको हटा दिया उन्होंने। एनी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, any partnership firm whether registered or not, including associate of person, casual taxable person, तो इनको इन्होंने स्पेसिफाइड कर रखा है। और मैंने आपको बताया था यहां पर उन पे रिवर्स चार्ज लगा करते, तो रिवर्स चार्ज अभी भी है, कोई इशू नहीं है। फॉरवर्ड चार्ज की भी बात करता है कि आप अभी इनवॉइस में लगा के दे दोगे तो आप फॉरवर्ड चार्ज से भी आप इन पर टैक्स चार्ज कर सकते हो, उस चीज के लिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया गया। तो यहां पर उनका कि इन पे रिवर्स चार्ज की बात कर रहा है और उसने कहा कि किस तरह से ये वर्किंग कर रहा है, तो ये इन्होंने स्टैट्यूटरी अपडेट में डाला गया है। हाउ द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम शैल नॉट अप्लाई टू सर्विस provided by GTA by way of the transportation of goods in goods carriage by road। जैसे अपन बात करते हैं, यदि ये सर्विस मैंने कहा किसको दे रहा है, डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी which has taken registration CGST only for purpose of deducting tax, जो कि आपने मैंने कहा टीडीएस का डिडक्शन करने के लिए आपके सेक्शन 51 के अंडर सेक्शन 50 के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, तो उन पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। मैंने आपको वहां पर पढ़ा रखा है, ये वही प्रोविजन जो मैंने क्लास में करा रखा है।
तो ये कहता है वही प्रोविजन है जो मैंने क्लास में करा रखा है, तो उन पे आपके रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यदि गवर्नमेंट खुद है और वो ट्रक वाले की सर्विस लेते हैं, तो मैंने कहा गवर्नमेंट आपके रिवर्स चार्ज में जीएसटी चार्ज नहीं करेगी, वो चीज इसमें बता रखी है। फर्दर नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई वेयर सप्लायर हैज टेकन ए रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन, अब उन्होंने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन टू पे टैक्स on service of GTA in relation to transport of goods supplied by him under the forward charge. A supplier has to issue a tax invoice to the recipient charging CGST at the applicable rate and has made the prescribed declaration on such invoice issued by him. तो ये चेंजेज आया है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। अब उन्होंने ऑप्शन दे दिया किसको, यहां पर, कि सप्लायर यहां पर क्या कर रहा है, ऑप्शन दे रहा है। तो सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और ऑप्शन दे रहा है कि वो अपने क्या करता है, इनवॉइस में फॉरवर्ड चार्जेस पे टैक्स कलेक्ट करके जमा करवाने की बात कर रहा है। पहले तो रिसिपेंट ही जमा कराता है, अब उसके पास ऑप्शन है वो इनवॉइस में चीज को मेंशन कर दे, तो वो आपके रिवर्स चार्ज की जगह फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ये चीज इस केस में आपके बता दिया गया है। बताइए स्टूडेंट, ये सिंपल सा अमेंडमेंट आपके क्या है, जीटीए की सर्विस की, जीटीए नहीं ट्रक वाले की सर्विस, यदि आप कोई फैक्ट्री को, कोई सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोई बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी को, या कोई रजिस्टर्ड पर्सन को, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, या पार्टनरशिप फॉर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट को सर्विस दे रही हो, तो पहले रिवर्स चार्ज में इनको जीएसटी जमा कराना होता था। अब उन्होंने कहा कि सप्लायर के पास ऑप्शन दे दिया कि वो बिल के अंदर ही ये चीज को, बिल को जो रेट है प्रेस्क्राइब वो लगाकर दे सकता है और जीएसटी उससे कलेक्ट कर सकता है फॉरवर्ड चार्ज में। इवन साथ साथ मैंने कहा गवर्नमेंट ने जीएसटी नंबर किस लिए लिया है कि सामने वाले का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सेक्शन 51 में जीएसटी नंबर लिया है, तो उनको ये एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, रिवर्स चार्ज में उन्हें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स उनका जमा कराना होगा, यानी ट्रांसपोर्टर ही उनका टैक्स जमा कराएगा। इसी तरह से आते हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज पे भी उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज दिया। पहले से गवर्नमेंट की सर्विसेज काफी एग्जाम्प्ट होती थी, अब केवल 3-4 सर्विसेज गवर्नमेंट की एग्जाम्प्ट कर दी, बाकी की सारी आपके यहां पर गवर्नमेंट की सर्विसेज को टैक्सेबल कर दिया गया है। तो ये चीज उन्होंने यहां पर बताया गया है। जैसे अपन बात करते हैं, सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू ए बिजनेस एंटिटी, को देनी है, एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैंने कहा आगे कवर करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, किसको दे रहा है, बिजनेस एंटिटी को। तो बिजनेस एंटिटी जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, आरसीए में टैक्स जमा कराएगी, आरसीए में। ये तो आपको मैंने कराए रखा है। सर्विस स्पेसिफाइड बिलो, सर्विस बाय द डिपार्टमेंट बाय वे ऑफ द स्पीड पोस्ट, अब टैक्सेबल हो गई है। एक्सप्रेस पोस्ट, पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस सब टैक्सेबल हो गई, तो अब ये सारी सारी उन्होंने यहां से हटा दी है। पहले भी टैक्सेबल थी तो, लेकिन अब केवल एग्जम्पशन में 3 या 4 रही हैं। जैसे अपन बात करते हैं, अभी मैं कराता हूं आपको, प्रोवाइड टू ए पर्सन अदर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, सर्विस इन रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड ऑफ प्रिसन ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। तो ये अपने यहां पर बात करते हैं, तो आपको मैं बताता हूं, तो स्टूडेंट इस केस में कहता है कि अपन यहां पर बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की सर्विस पहले तो क्या था, एग्जाम काफी थी, लेकिन अभी देखो गवर्नमेंट की जो एग्जाम्शंस की जो लिस्ट है ना, उसमें केवल 4 सर्विसेज कर दी। कौन कौन सी हैं? 4 सर्विस। बुक पोस्ट सर्विस है, बुक पोस्ट है, इनलैंड पोस्ट है, पोस्ट कार्ड है। पोस्ट कार्ड आप जानते होंगे पहले चला करते थे, आजकल तो व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम के जमाने में कौन इनलैंड पोस्ट कार्ड वगैरह कोई यूज नहीं करता, लेकिन फिर भी आपके उन्होंने दे रखा है कि यदि है तो मान लेते हैं कि ठीक है, एग्जम्प्ट है। और इस तरह से ऑर्डिनरी पोस्ट है, एनुअल है, वेट लेस देन 10 ग्राम, ये सारी एग्जम्प्ट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिसिपेंट। रिसिपेंट चाहे कोई भी हो, सबके लिए एग्जम्प्ट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिसिपेंट, गवर्नमेंट हो या ऑर्डिनरी, अपन भी जाएंगे तो इन पे जीएसटी नहीं लगने, केवल इन 4 पे जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी की गवर्नमेंट की सर्विसेज जो थी पहले एग्जम्प्ट थी पोस्ट की, वो सारी अब टैक्सेबल कर दी गई हैं, यानी ये सब टैक्सेबल हो गई, यानी अब ये सारी सारी क्या है, टैक्सेबल कर दी गई हैं। तो सारी सारी क्या हो गई हैं, टैक्सेबल।
सारी की सारी ये सर्विसेज टैक्सेबल होगी। ट्रांसफर ऑफ मनी, थॉट मनी ऑर्डर है, ऑपरेटिंग ऑफ सेविंग अकाउंट है, इश्यू ऑफ पोस्टल ऑर्डर है, स्पीड पोस्ट है, एक्सप्रेस पोस्ट है, लाइफ इंश्योरेंस है, एजेंसी सर्विस है, पहले भी टैक्सेबल थी, लेकिन गवर्नमेंट को देती थी तो एग्जम्प्ट होती थी। तो ये इस केस में आपको बताता है। तो यहां पर ये इन्होंने क्या है कि यहां पर इस चीज को बताया गया है कि ये जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया था ना कि ये सर्विस बाय वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस से फॉरवर्ड चार्ज लगता था। और ये आप कहता है कि प्रोवाइड टू ए पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी को अब हटा दिया है, अब इनको यहां से हटा दिया है। इसी तरह से अपन बात करते हैं सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डिवेलपिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, एनी पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसमें भी आपके अच्छा अमेंडमेंट दिया गया है और इसको समझते हैं। देखो अपन किस तरह से आएगा ये, इसको अपन समझते हैं। तो यहां पर ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट दिया है और मैंने इसको बहुत अच्छे चार्ट से आपको समझाना है कि आप इसको देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि रेजिडेंशियल डेवलपिंग यूनिट पे अब जीएसटी कैसे लगेगा। पहले तो अपन बात करते हैं कि भाई एग्जम्प्ट है, लेकिन अब उसको भी उन्होंने टैक्स के चार्जेबिलिटी में लेके आया और किस तरह से इस पर टैक्स लगाया गया, तो बहुत अच्छे से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया गया। तो अपन बात करते हैं रेंट ऑफ रेजिडेंशियल डेवलपिंग यूज फॉर किस में हो रहा है, यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस है या फिर कॉमर्शियल पर्पस है, यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस है या फिर आपके कॉमर्शियल पर्पस में यूज हो रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि क्या ये यूज रेजिडेंशियल पर्पस में हो रहा है या फिर कॉमर्शियल पर्पस में हो रहा है। यदि रेजिडेंशियल पर्पस में हो रहा है, रिसिपिएंट वेदर द रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, यदि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल होगा प्लस आरसीएम टैक्सेबल होगा, साथ में रिवर्स चार्ज में आपके टैक्स पे करेगा कौन, रिसिपिएंट। लेकिन रिसिपिएंट इज द अनरजिस्टर्ड पर्सन है। रेसिपिएंट यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन है और रेजिडेंशियल पर्पस में यूज हो रहा है तो रेसिपिएंट क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन तो एग्जम्प्ट है, फिर तो एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अपन बात करते हैं कॉमर्शियल पर्पस में यूज हो रही है, जैसे मैंने अपना ऑफिस किसी अपना रहने का मकान किसी को बिजनेस के लिए शोरूम के लिए दे दिया या सीए का ऑफिस खोल लिया, उसमें उसको किराए पे दे दिया, तो कॉमर्शियल पर्पस पे दे दिया। तो आपके क्या वेदर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, यस, तो टैक्सेबल आरसीएम में टैक्सेबल होगा, आरसीएम में टैक्सेबल होगा, तो वो भी आपके टैक्सेबल होगा आरसीएम में। लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है और कॉमर्शियल पर्पस से दिया है, कॉमर्शियल पर्पस से दिया है तो टैक्सेबल होगा और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्सेबल होने के लिए बताता है। तो ये टैक्सेबल होगा और टैक्सेबल कैसे होगा, यहां पर आपके ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होने के लिए बताता है। तो टैक्सेबल होगा और टैक्सेबल कैसे होगा, एज ए फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्सेबल होने के लिए इसको बताते, तो ये टैक्सेबल होगा और साथ साथ किस तरह से टैक्सेबल होगा, इन द फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्सेबल होने के लिए बताता है। तो ये टैक्सेबल होगा और टैक्सेबल कैसे होगा, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्सेबल होने के लिए बताता है। तो नोट कर लो एक बार इसको अच्छे से और समझ लो। यदि अपन बात करते हैं रेजिडेंशियल रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डेवलपिंग यूनिट यूज हो रही है, यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस है या कॉमर्शियल पर्पस से, रेजिडेंशियल पर्पस से है या कॉमर्शियल पर्पस से है, तो वेदर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, यस और नो। यदि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्सेबल होगा प्लस आरसीएम, टैक्सेबल होगा प्लस आरसीएम होगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जम्प्ट होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जम्प्ट होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जम्प्ट होगा। और कॉमर्शियल पर्पस से है, यस, तो रजिस्टर्ड पर्सन है तो मैन का आरसीएम में टैक्सेबल होगा, आरसीएम में टैक्सेबल होगा। लेकिन वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर अपने आप को टैक्सेबल होने के लिए बता देगा, फॉरवर्ड चार्ज में अपने आप को टैक्सेबल होने के लिए बताएगा। ये आप किस में बताता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेटस अपडेट है, ये भी आपके जो कि आपको बता रहा है किस तरह से उसकी चार्जेबिलिटी बनेगी, उसको यहां पर आपके बता रहा है। यानी रेजिडेंशियल डेवलपिंग यूनिट रेजिडेंस में जो रही है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसी में टैक्स देगा, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो एग्जम्प्ट है। कॉमर्शियल यूज में हो रही है आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो यदि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसी में टैक्स लगेगा, लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है और कॉमर्शियल यूज में हो रही तो फॉरवर्ड चार्ज में यहां पर टैक्स आपको पे करना होगा। ये चीज इसमें आपके बताता है। तो आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपके। कंपनी प्रोवाइड फ्लैट टू एम्प्लॉय फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, तो उसको किस में मानना है आपको, रेजिडेंशियल एक्टिविटी माननी है, रेजिडेंशियल एक्टिविटी माननी है। लेकिन रेजिडेंशियल फ्लैट यूज फॉर कॉमर्शियल एक्टिविटी, जैसे रेजिडेंशियल फ्लैट आपने लेट आउट किया सीए के ऑफिस के लिए या शोरूम के लिए, तो रहने का मकान लेकिन कॉमर्शियल एक्टिविटी मानी जाएगी, उसे हमें
कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंदर कंसिडर करने के लिए बताता है। तो वो फिर हमारे किस में कंसिडर होगा? कॉमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर कंसिडर होने के लिए बताता है। तो स्टूडेंट ये आपके जो स्टेचुरी अपडेट थे, जो मैंने आपके चैप्टर नंबर 3 तक जो आपके आए हैं वो मैंने आपको करा दिए, अच्छे से आपको करा दिए हैं। और इनका आपको यहाँ पर जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा वीएसआई के चैनल पे। जो यूट्यूब का चैनल है वीएसआई का, उस पे आपको ये पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेचुरी अपडेट नेक्स्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी के मैंने कहा कि एग्जामिशंस में बहुत छोटे छोटे आपके अपडेट आया और उसके अंदर काफी एग्जामिशन हटाई हुई है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो भी आपको डिटेल से करवाने जा रहा हूँ, तो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।